नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 3 जिसका भाग 2 प्रकरण है ब्रायोफाइटा, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइटा, इसमें मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं जो प्राय पहाड़ियों में नम और छायादार क्षेत्रों में पाया जाता है। जहाँ पहाड़ियों का भाग जो नमी वाला है या जहाँ शेड ज़्यादा है, छायादार भाग है, उस स्थानों पर ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल स्थलचर यानी उभयचर कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा गया है। तो ब्रायोफाइटा जो है ऐसा पादप समूह है जिसे पादप जगत का जल स्थलचर समूह कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं और किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर भी निर्भर करते हैं। ये प्राय नम, सीलन यानी आर्द्र वाले स्थान जहाँ आर्द्रता अधिक हो तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण का अर्थ है जैसे चट्टानों से मिट्टी का बनना और मिट्टी में धीरे धीरे छोटे पौधे लगना और धीरे धीरे वहाँ पर बहुत बड़ा वनस्पति बन जाना, ये अनुक्रमण कहलाता है। जहाँ पहले कुछ नहीं था वहाँ जीरो से शुरू होकर अंत में बहुत विशालकाय और एक जंगल यानी बहुत बड़ा फॉरेस्ट बन जाता है, पादपों का समूह बन जाता है, उसे हम अनुक्रमण कहते हैं। ऐसे भी जहाँ एक झील है वो धीरे धीरे दलदली हो जाती है पानी कम होने से, बाद में वह नम मिट्टी का रूप ले लेती है और बिल्कुल एकदम सूखापन हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ पर भी पहले छोटी वनस्पति बाद में विशाल जंगल बन जाते हैं। तो ये स्थिति भी अनुक्रमण कहलाती है। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक जटिल और विभेदित होती है। ये थैलस की तरह होता है और शयन तथा सीधा होता है। शयन का अर्थात होता है जो स्थिति होती है वो लेटा हुआ जमीन पर, सीधा और खड़ी स्थिति भी पाई जाती है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम यानी आधार से जुड़ा रहता है। यानी इसके मूलाभ यानी जो मूलनुमा संरचनाएं होती, मूल तो नहीं होती लेकिन मूलनुमा संरचना होती जिससे ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, ये आधार से जुड़ा रहता है। तो ये मूलाभ जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। इनमें वास्तविक मूल तना तथा पत्तियाँ नहीं होती। शैवाल की तरह इनमें भी वास्तविक मूल, तना और पत्तियों का अभाव होता है। इनमें मूल सम, पत्ती सम और तना सम संरचनाएं जरूर पाई जाती हैं जो इनके समान दिखाई देती हैं। ब्रायोफाइट की मुख्य काय जो है वो अगुणित होती है और ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। जिस प्रकार कई पौधों में पेड़ीय एकांतरण होता है तो उनमें भी अलग अलग पीढ़ियाँ मुख्य काय के रूप में होती हैं, लेकिन इनकी मुख्य काय होती है वो अगुणित होती है। यानी जिसमें गुणसूत्र संख्या आदि हो तो ऐसी कोशिकाएं भी अगुणित कहलाती हैं। उसी प्रकार इनका मुख्य काय अगुणित होती है और ये युग्मक उत्पन्न करते हैं और इन्हें युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को पूधानी कहते हैं, जिसमें नर जनांग होते हैं और नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। ये द्विकशाभिक पुमणु उत्पन्न करते हैं। जो युग्मक उत्पन्न करते हैं उनको पुमणु कहते हैं, जिनके अंदर दो कशाभनुमा संरचनाएं उपस्थित होती है, धागेनुमा संरचना है। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं और ये फ्लास्क के आकार का भाग होता है जिसमें एक अंड होता है। पुमणों को पानी में छोड़ दिया जाता है, ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मन यानी जाइगोट का निर्माण होता है। यानी जो पुमणु हैं जो नर युग्मक के रूप में बनते हैं, इनको पानी में रिलीज कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है और ये फ्लास्कनुमा स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं, फिर अंडे से जुड़ जाते हैं और संगलित होकर इस जाइगोट की रचना करते हैं जो द्विगुणित अवस्था होती है। युग्मन में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता, इससे एक बहुकोशिकीय बीजाणुभिद की संरचना बनती है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होती, यानी स्वतंत्र जीवी रहने वाली अवस्था नहीं होती, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि ब्रायोफाइट की मुख्य जो काय होती है वो अगुणित युग्मकोद्भिद होती है। तो ये
स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है, ये युग्मकोद्भिद से जुड़ी अवस्था होती है, इसी से ही अपना पोषण प्राप्त करती है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होने से जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित हो जाते हैं। यानी स्पोरोफाइट यानी बीजाणुविद जो है उसकी कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनेंगे, अगुणित स्पोर बनेंगे जो खुद अंकुरित होकर और युग्मकोद्भिद जो कि इसकी मुख्य काय है जो अगुणित होती है उसका निर्माण करेंगे, उसके रूप में विकसित हो जाएंगे। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी जो स्तनधारी हैं पक्षियों और अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करने का कार्य करती है। यानी वैसे कोई आर्थिक महत्व ज़्यादा नहीं है, फिर मॉस के रूप में जो इनके सदस्य होते हैं ये शाकाहारी स्तनधारियों पक्षियों और अन्य प्राणियों को भोजन के रूप में और अपना योगदान देते हैं। स्पेगनम इसकी कुछ स्पीसीज या जातियाँ पीट प्रदान करती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो पीट का उत्पादन किससे होता है ध्यान करिएगा, स्पेगनम याद रखना है। इसका उपयोग पैकिंग और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। कुछ पदार्थों की पैकिंग सामग्री के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और सजीव पदार्थों का स्थानांतरण करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी इनको काम में लिया जाता है। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए सजीव पदार्थ भी वो सुरक्षित रहते हैं जिनको लंबे समय तक एक स्थान से दूसरे में भेजने में और सुरक्षा बनी रहती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। लाइकेन भी हम जानते हैं कि चट्टानों पर उगता है और ऐसे स्थानों पर उगता है जहाँ प्रदूषण नहीं होता। उसी प्रकार मॉस जो इसी का सदस्य है ब्रायोफाइट का, ये ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया है और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया है, यानी अनुक्रमण में इनकी भूमिका रहती है जहाँ पौधों के लिए मिट्टी उपलब्ध हो जाए। क्योंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती। यानी मॉस ज़्यादा होने से वहाँ पर एक परत बन जाती मिट्टी के ऊपर, जिससे पानी की जो बौछारें हैं वो मिट्टी के कटाव को ज़्यादा नहीं कर पाती, यानी मिट्टी का जो अपक्षरण होता है वो रुक जाता है, जिसे अपरदन कहते हैं। इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट और मॉस में विभक्त किया गया है। ये दो भाग इनके समूह हैं। लिवरवर्ट ये प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदली स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट की पादपकाय थैलाशाब होती है। मार्केंसिया इसका उदाहरण है। थैलस पृष्ठाधार होते हैं, यानी पृष्ठ और आधार दो भागों में विभक्त होते हैं। अधस्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। आधार स्तर आधार यानी सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, आधार से जुड़ा रहता है। इसकी पत्तीदार सदस्य जो हैं इनमें पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो तने की तरह रचना कर दो कतारों में उगती हैं, देखो दो कतारों में पाई जाती हैं। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जिसे हम जैमा बोलते हैं इसके द्वारा होता है। ध्यान करिएगा, लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन जो हैं वो या तो थैलस के विखंडन के द्वारा होगा या एक संरचना होती है जिसे हम जैमा कप भी कहते हैं, जैमा के द्वारा होता है। जैमा हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, कलियाँ होती हैं जो और अलैंगिक जनन में सहायक होती है। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जैमा कप कहते हैं में स्थित होती हैं। जैमा खुद जैमा कप में पाए जाते हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पौधा उग जाता है। जैसे ही अपने पैतृक पादप से अलग होगी कलियों के रूप में ये अलग हो जाती हैं, उनसे नया पादप या नए ब्रायोफाइट का निर्माण होता है जिससे लिवरवर्ट कहते हैं। लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा लैंगिक अंग या उसी थैलस पर अथवा उसी दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में यानी बीजाणुविद जो संरचना होती है उसमें एक पाद, एक सीटा, एक कैप्सूल, ये उदाहरण है मार्केंसिया के। ये तीन संरचनाएं उसमें पाई जाती है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद कैप्सूल से बीजाणु यानी स्पोर बनते हैं। स्पोर के अंकुरण के होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद संरचना बनती है। स्पोर यानी बीजाणुओं के अंकुरण होने से स्वतंत्र जीवी मुक्त जीवी एक
गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद अगुणित रचना बनती है। ये लिवर बर्ड मार्केंसिया का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत मादा और नर थैलस दिखाए गए हैं। ये स्त्री धानीधार हैं और ये पुधानीधार यानी नरजनांग का भाग है। ये इसके ऊपर जगह जगह जैमा कप है, जिसमें जैमा नामक संरचना है जो अलैंगिक जनन में भाग लेती है, इसमें भी ये पाई जाती हैं। ये नीचे मूल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिसे मूलाप कहते हैं, इसमें भी उपस्थित हैं। तो इस प्रकार ये मादा और नर थैलस दोनों अलग अलग दिखाए गए हैं लिवर बर्ड में। मार्केंसियास का उदाहरण है। अब मॉस जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन किया कि इसका जो प्रभावी अवस्था है युग्मकोद्भिद है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु जो स्पोर से बनता है, यह विसर्पी, हरा, शाखित और तंतु में होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पत्ति होती है। दो अवस्थाएं इसमें पाई जाती है मॉस में, ठीक है ना। जो तंतु के रूप में, पहली अवस्था तंतु के रूप में, जिनसे बीजाणु बनता है, स्पोर बनता है, और ये विसर्पी यानी रेंगता हुआ वृद्धि करता है, हरा शाखित तंतुमय होता है। दूसरी अवस्था में पत्ती की तरह की संरचना होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तनासा होता है, जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती हैं, और ये बहुकोशिकीय शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। यानी मूलाभ नामक संरचना होती है, जो मूल की तरह दिखती है, जो मिट्टी से इसको जोड़े रखती है। इस अवस्था में लैंगिक जनन विकसित होते हैं और इनमें लैंगिक जनन अंग भी बनते हैं। मॉस में कायिक जनन प्रथम तंतु के विखंडन या मुकुलन के द्वारा होता है। विखंडन का अर्थ टुकड़े होना, मुकुलन का अर्थ होता है एक तंतु के ऊपर कुछ अतिवृद्धियाँ निकलती हुई धीरे धीरे और नए और सदस्य का निर्माण करना। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुधानी और स्त्रीधानी पत्तीदार परों की चोटी पर विस्तृत होते हैं। जो लैंगिक जनन होता है उसमें लैंगिक अंग पुधानी भी मिलेगी और स्त्रीधानी भी मिलेगी, जिसके अंतर्गत ये अपने अपने युग्मक बनाते हैं। निषेचन के बाद यानी युग्मक आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है, जिससे युग्मनज बनेगा और उससे स्पोरोफाइट यानी बीजाणुभित बनेगा, जो पाद, सीटा और कैप्सूल में अलग अलग विभेदित होता है। यानी तीन अवस्थाएं होती है, पाद, सीटा और कैप्सूल। मॉस में स्पोरोफाइट लिवर बर्ड की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। मॉस का जो बीजाणुभित अवस्था होती है वो लिवर बर्ड से ज़्यादा विकसित होती है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं, कैप्सूल जो होता है उसके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं, यानी जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके बाद बीजाणु का निर्माण होता है। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत सी विकसित या विस्तृत प्रणाली होती है। यानी विकिरण का अर्थ होता है स्पोर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना। इसके सामान्य सदस्य हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम, ये इसके उदाहरण हैं। डायग्राम में देखिएगा, ये पहली अवस्था फ्यूनेरिया की दिखाई दी है। ये ऊपर वाला भाग बीजाणुभित अवस्था है और नीचे वाला भाग युग्मकोद्भिद अवस्था है, जो मूलाभ संरचना से जमीन से जुड़ा रहता है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये पत्तियाँ, और ये ऊपर वाला भाग सीटा कहलाता है। उसी प्रकार स्पेगनम में देखिएगा, ये पत्तीनुमा संरचना दिख रही है, पर्पण कहलाती है, जिनके पत्तियाँ लगी होती है शाखाएँ कहलाती है, और ये स्त्रीधानी इसमें जुड़ी रहती है। ये स्पेगनम का युग्मकोद्भिद अवस्था है, और फ्यूनेरिया के अंदर युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद दोनों अवस्थाएं पाई जाती है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न जो हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। पहला है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। दूसरा, ब्रायोफाइटा की मुख्य काय युग्मकोद्भिद कहलाती है, क्यों। तीसरा, ब्रायोफाइटा पादप के समूह कौन कौन से हैं। चौथा, जैमा कप क्या होते हैं। पांचवा, मॉस के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था कौन सी होती है। ये सारे आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।